उन्होंने अपने हाथों से मुझे बेड पे सुला दिया और मुझे थोड़ा थोड़ा याद है उन्होंने मेरे साथ बहुत गंदा ये क्या है काम किया है। उन्होंने मेरे साथ अननेचुरली सेक्स किया। आपने बोला नहीं कि कोई किसी को पसंद करता तो उसका रेप कर देता है, अननेचुरल सेक्स करता है उसके साथ। अगर मैं ये सब कर लूँगी मेरा घर परिवार नहीं मानेंगे और मेरा घर परिवार का जो इज्जत है वो कहीं ना कहीं मिट्टी पे मिल जाएगी और मम्मी पापा शायद जिंदा भी नहीं रहेगी। बारबी को लगता है कि बारबी ने अपना जेंडर चेंज करा के गलती कर दिया। बारबी को लगता है कि एक लड़की के अनजाने लड़के के प्यार में पड़ के उससे शारीरिक संबंध बना के अपना सब कुछ गवा के घर वालों से दूर होकर के बारबी ने गलती कर दी। देखिए किस्मत कहाँ लेके जाते किसी को पता नहीं है। मैं एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहती थी। उनका हवस मिट गया है उस समय। पैसा भी नहीं चाहिए, मेरा शरीर भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, प्यार खत्म उस समय। एक्चुअली हम 3 भाई थे, सबसे बड़ा भाई मैं ही थी और 2 भाई मेरे और है और आपको मैं छोड़ रही हूँ, आपका साथ नहीं निभा पाऊंगी। मुझे इतना हर्ट फील हुआ और मैंने इतना रोया उस समय कि मैंने आपके लिए अपना ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। पूरा मेरा घर परिवार छोड़ दिया, मेरा घर परिवार नहीं मान रहे, पूरा इज्जत चला गया मेरा घर परिवार का। तभी आप आज मुझे रास्ते में ला के बोले आप तुम्हारा यही रास्ता है, तुम इसी रास्ते से गुजरो। और उसने बोला कि अगर जिस बच्चे का माँ बाप नहीं है उसको अगर एक माँ बाप मिल जाएगी, इससे ज़्यादा पुण्य का काम क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं आज किन्नर के साथ, एक ट्रांस वुमन के साथ इतना गलत हो रहा है तो दुनिया वाले क्यों नहीं साथ दे रहे, क्यों समाज वाले आगे आके एक किन्नर का साथ नहीं दे पा रहे। अभी आप तस्वीरों में जिस खूबसूरत महिला को देख रहे हैं, या मैं यूं कहूं कि जिस खूबसूरत लड़की को आप देख रहे हैं, अगर थोड़ी देर के बाद आपको ये पता चल जाए कि ये कोई लड़की नहीं पहले लड़का थे और अभी जाकर के ये लड़की हो गए हैं, तो आप घनचक्कर हो जाएंगे, सोचने लगेंगे कि आखिर माजरा क्या है, आखिर आज ये मैंने किससे ढूंढ निकाला है, किससे मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। ये सोचने पर आप विवश हो जाएंगे। इस खूबसूरत चेहरे के पीछे जो छुपा हुआ दर्द है, जब आप उसको सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। देर न करते हुए इस खूबसूरत महिला से इसकी कहानी हम सुनेंगे और जानेंगे कि ये यहाँ पर जहाँ पे इनकी हमारी मुलाकात हुई है, बलिया का ये क्षेत्र है, यहाँ पे आखिर ये क्या कर रही हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और अपना परिचय दे दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम पहले दिलदार अली था, अभी मेरा नाम है बारबी खान। मैं एक ट्रांस महिला हूँ और मैं आसाम से बिलोंग करती हूँ। आसाम से? जी। तो आसाम से आप बलिया में क्या कर रहे हैं? 2022 को 25 अक्टूबर को मैं एक डांसर के रूप में रसरा में आई थी, यूपी ज़िला में। और एक भारत बैंड पार्टी पकवाइनार का है, वहाँ पे मैं एक डांसर के रूप में डांस करके अपना जीवन निवास करती हूँ। अच्छा जी। और उसके बाद क्या हुआ, हाल ही में मेरे साथ बहुत सारे घटना भी हो गया है यहाँ यूपी में। उस पे आएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपके बारे में और समझ लेना चाहते हैं। आप हमें ये बताइए कि आप आसाम से हैं, कितने भाई बहन थे आप और कितना पढ़ी लिखी हैं आप? एक्चुअली हम 3 भाई थे, सबसे बड़ा भाई मैं ही थी और 2 भाई मेरे और है। और मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं BA कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद मैंने 2 साल होटल मैनेजमेंट भी किया। फिर उसके बाद 2 साल मैंने कंप्यूटर का टेली किया और मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। 2 साल मैंने वहाँ पे भी कोर्स किया है। तो बारबी, ये सारी चीज़ें जो आप बता रही हैं, आपकी जो खूबियाँ हैं, खासियत है, आप मतलब प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं और आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, तो उसे ना करके उसमें अपना करियर ना तलाश करके आज आप बैंड पार्टी में काम कर रही हैं। हाँ, क्योंकि देखिए किस्मत कहाँ लेके जाते किसी को पता नहीं है। मैं एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहती थी, एक मेकअप आर्टिस्ट का, जो आज के प्रेजेंट में जो उठ के आ रही है, जो सीखने के लिए हर एक तमन्ना रखते हैं। मैं उन लोगों को सीख देने के लिए मैं एक इंस्टीट्यूट खोलने वाली थी। तो थोड़ा मेरा लॉकडाउन की वजह से मेरा एक बिजनेस जो है डाउन पड़ गई थी। तो इसलिए मैं यहाँ पे आई थी कि कम समय में थोड़ा बहुत मुझे पैसा मिल जाएगी और मैं जाके यहाँ से जाके जो भी अर्न होगी मेरे पैसा, तो वहाँ पे जाके मैं एक इंस्टीट्यूट खोलूँगी। थोड़ा बहुत फाइनेंस मेरे पास थी और थोड़ा कम था, तो इसीलिए मैं आई थी यहाँ पे डांस करने के लिए। तो भैया, आपने बारबी खान की ज़ुबानी सुन लिया कि किस तरह से इनकी कहानी है, किस तरह का इनका जीवन रहा है। और जो मैंने कहा ना कि इस हसीन चेहरे के पीछे का जो दर्द है, अब उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो बारबी, जो आप बताना चाह रहे थे कि जिसको मैंने रोक दिया था, कि क्या मामला था जो आप बता रहे थे कि बहुत सारे घटनाक्रम आपकी ज़िंदगी में हुए हैं? जी बिल्कुल। 2022 को 7 तारीख को मैं कमतैला में डांस कर रही थी। एक लड़का आता है वहाँ पे जिसका नाम है निखिल यादव और उसका पिताजी का नाम है हंसनाथ यादव। वो लोग रसरा का रहने वाले हैं और प्रधानपुर का निवासी है। तो वो लड़का वहाँ पे आके मेरे नंबर मांगने लगते, तो मैं इनकार करने से वो बहुत ज़्यादा दबाव बनाने लगते। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा नंबर बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती
करने के बावजूद मैं अपना नंबर प्रोवाइड कर दिया उनको। तो हमारा दोस्ती बन गई, टेक्स्ट से लेके वीडियो कॉल से लेके हम फ़ोन तक बात करने शुरू किया। तो इसके बाद 2022 को 26 नवंबर को मैं मीरनगंज है यहाँ पे रसरा में, मीरनगंज में मैं एक डीजे के प्रोग्राम कर रही थी। तो वहाँ पे एक वही लड़का आते हैं जिसका नाम निखिल यादव है। तो वो आते हैं मेरे पास आके, करीबन मेरा 11:30 या 12 बजे मेरी प्रोग्राम ख़त्म हो जाती है। तो वो लड़का मुझे बोलता है कि आज मैं आपको घर रूम छोड़ दूँगी। तो मैंने बोला नहीं, जो लाया है वही छोड़ देगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे आपको छोड़ना है और आप भैया से बात कर लीजिए, जो लाया है आप उनसे बात कर लीजिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने भैया को जाके पूछा, तो भैया ने बोला कि ठीक है, आप अगर सही सलामत पहुंच जाएंगे तो आप जा सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है भैया, आप टेंशन मत लीजिए, मैं चले जाती हूँ। तो मैं आ गई रूम पे, वो छोड़ दिया। तो ठंडी का दिन था, तो उन्होंने बोला बहुत ठंडा लग रही है तो आप थोड़ा सा मुझे चाय बना के पिला दीजिए और मैं चले जाऊंगी। तो मैंने चाय बनाया। तो उनके बाद उन्होंने बोला कि नमकीन है तो आप नमकीन भी थोड़ा सा निकाले। तो मैंने बोला बिल्कुल है, नमकीन निकाले। फिर उसके बाद हम दोनों चाय पी रहे थे। चाय पीने के बाद ख़त्म ही होने वाला था। तो अचानक मेरा इतना सर भारी हो रहा है और मुझे चक्कर जैसा आ रहे हैं और दुनिया घूम रही है। तो मैंने उनको बोला कि शायद ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं, मेरे इतना सर भारी हो रहा है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, आपको शायद ज़्यादा थकान महसूस हो गया, ज़्यादा कष्ट हो गया है आपको, तो आप थोड़ा आराम कर लीजिए। तो उन्होंने अपने हाथों से मुझे बेड पे सुला दिया। और मुझे थोड़ा याद है, उन्होंने मेरे साथ बहुत गंदा ये क्या है काम किया है। उन्होंने मेरे साथ अननेसेसरीली सेक्स किया, जहाँ तक मुझे थोड़ा याद है। सुबह तक वो लड़का वहीं पे थे। तो मैं जब महसूस किया कि हाँ मेरे साथ गलत हो गया है, तब मैंने उनको बोला है कि आपने मेरे साथ गलत किया है। तो मैंने बोला कि इसके खिलाफ़ मैं मुकदमा दर्ज कर दूँगी। तो उन्होंने बोला कि मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मेरे घर परिवार का इज्जत मिट्टी पे आ जाएगी। मैं आपको बहुत दिनों से पसंद करती हूँ, आपसे लाइक करती हूँ, आपका साथ निभाना चाहती हूँ, आपसे शादी करूँगी। बोला नहीं कि कोई किसी को पसंद करता तो उसका रेप कर देता है, अननेचुरल सेक्स करता है उसके साथ? जी बिल्कुल। मैंने बोला ये डजन में था कि आप मुझे लाइक करते हैं, आप कई तरीके से बोल सकते थे, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा मतलब घिनौना हरकत किया है। तो बोले मुझे डर लगता था कि आप लोग जैसे है कोई ना कुछ बोल देंगे या मार देंगे या बद्दुआ दे देंगे। वो मैंने बोला नहीं, ये सब कभी नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को ये नहीं मानती कि मैं एक किन्नर हूँ, ये वो, मैं क्यों बद्दुआ दूँ, ऐसा मैंने बोला है। तो बोला कि नहीं, आप ऐसा कुछ मत करिए, मैं आपका साथ निभाऊंगी। कहीं ना कहीं लड़का जो बोल रहे थे, उसकी ज़बान से जो निकल रही थी शब्द, वो इतना सच्चाई के साथ निकल रही थी। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि कहीं हद तक ये लड़का बहुत सही है। मुझे सब कुछ जानते हुए भी तब मैं लड़का ही था, लेकिन बस लड़की का कपड़ा पहन के मैं अपना डांस करके अपना जीवन निवास करती थी। तो वो सब कुछ जानते हुए भी वो मुझे एक्सेप्ट कर रही है और मेरा साथ निभाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगा कि मैं एक अलग शहर से शहर तक आई हूँ, कोई ना कोई मेरा साथ निभाने के लिए बोल रही है। तो मैंने विश्वास करके उनके साथ रिलेशन में आने के लिए अपने आप को सोच लिया था। तो हम दोनों रिलेशन पे बन गए। फिर उसके बाद आना जाना, खाना पीना, मतलब सब कुछ रहने लगे हम, मेरे साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाने लगे। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद मुझे आके बोल रहा है कि हमको शायद आगे बढ़ना चाहिए और आप अपना जेंडर सेंस करा लीजिए। आई एम शॉक कि वो ये सब कैसे जानते हैं और क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने बोला आप ये सब कैसे जानते? तो बोले आजकल क्या नहीं जानते, सब कुछ जानते हैं, वीडियोस आते रहते हैं यूट्यूब में, बहुत कुछ वगैरह बहुत कुछ बोला है। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन अगर मैं ये सब कर लूँगी, मेरा घर परिवार नहीं मानेंगे और मेरा घर परिवार का जो इज्जत है वो कहीं ना कहीं मिट्टी पे मिल जाएगी और मेरी मम्मी पापा शायद जिंदा भी नहीं रहेगी। तो बोले आप इतना क्यों सोच रहे, पीछे कौन देख रहा है, आगे का देखिए ना, जो होगा देखा जाएगा। मैंने बोला कि अगर मेरे दुनिया में कोई नहीं रहेगी तो मैं क्या करूँगी, आप आज बोल रहे, कल आपका माइंड चेंज हो जाएगी। तो बोला मुझे बोल रहा है कि बाबू आप मुझे समझते नहीं, कि इतने दिनों से बात कर रहे, आपको समझना चाहिए मुझे, आप पहचानते नहीं का। तो पहचानती हूँ, लेकिन बात ये है कि मैं ऑपरेशन नहीं करा पाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं कराएंगे तो मैं कैसे साथ रहूँगी, कैसे आपसे शादी करूँगी, कैसे घर लेके जाएंगे, आपका घर परिवार छूटता है तो अपना घर परिवार दे रहे। अगर मेरे घर परिवार नहीं मानेंगे तो हम दूसरा जगह जाके रूम लेके रह लेंगे। कोई, मैंने ये भी बोला है कि मेरा बच्चा भी नहीं होगा। अगर हाँ मैं ऑपरेशन करा लूँगी, डजन में था कि, लेकिन तभी मेरा ऑपरेशन करने के बाद भी मेरा बच्चा नहीं होगा। उन्होंने बोला बहुत लेडीज़ का बच्चा नहीं होता, उन लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं घर बसा रहे, अपने ज़िंदगी को बचा रहे। यानी इस तरह से इमोशनल बातें करके आपको अपने फ्रेम में सेट कर लिया? बिल्कुल हाँ। मैंने ये सब बोलने के बाद उन्होंने बोला कि हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। उसके बाद मैंने सोचा कि, उसने बोला कि अगर जिस बच्चे का माँ बाप नहीं है उसको अगर एक माँ बाप मिल जाएगी, इससे ज़्यादा पुण्य का काम क्या हो सकता है। मैंने इतना सोचा कि ये बंदा इतना सही बोल रहे हैं, इतना अच्छा, मतलब उसकी सच्चाई है, मतलब जो बोला हुआ है वो शब्द इतना सही तरीके से निकल के आया है, मुझे इतना खुशी हुआ। तो मैंने बोला कि ठीक है, मुझे इसके लिए सोचना पड़ेगा और
और मैं आपको सोच के बताऊंगी। उन्होंने मुझे 1 दिन का समय दिया था, तो मैंने सोचा। और सुबह मुझे फ़ोन किया था कि आपने सोचा है क्या, तो मैंने बोला हाँ सोच लिया। तो वो आ गया था रूम पे, आके मुझे बोल रहा था कि क्या हो गया, आपने क्या सोचा है। तो मैंने बोला ठीक है मैं कर लूँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी लगन चल रहे हैं तो हम लोग करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मार्च में हम लोगों ने डिसाइड किया कि उस समय हमारा खरवास पड़ रही थी, 1 महीना मुझे समय मिल जाएगी, तो ऑपरेशन करा के आएंगे तो 1 महीना तक मैं ठीक हो जाऊँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो 16 मार्च को मैंने एक मेपल केयर हॉस्पिटल दिल्ली में, प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन करा लिया, जिसमें मेरा घर वालों को बताया आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं, जिसमें मेरा 2 लाख पैसा खर्चा हुआ है। अभी क्या है, मतलब उनका जितना भी खर्चा वर्चा था मैं ही उठाती थी। ये नहीं सोच रहा था वो बेरोज़गार है, कोई कुछ कमाते होते नहीं, तो मैंने जितना भी कमाया था उनके ऊपर लुटा दिया। अभी उनका 4,10,000 रुपये मैंने उनके ऊपर लुटा दिया। मैंने 2 लाख अपना ऑपरेशन में लगा दिया, 6,10,000 रुपये मेरा ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद क्या, उन्होंने मुझे ऑपरेशन करने के बाद 20 दिन के बाद मेरा मांग में सिंदूर भर दिया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये लड़का सही में साथ निभा रही है, और कहीं हद तक बहुत सही था, मेरा साथ निभा रही थी। अगर कुछ हो जाती तो एकदम तुरंत आके पहुंच जाती है, एकदम मतलब क्या बहुत केयर करते थे। तो जहाँ तक मुझे पता है बहुत सही था। उसके बाद क्या हुआ, 31 मई को वो आके मुझे अचानक, हम 30 मई तक अच्छे से बात कर रहे, 31 मई को 3 बजे आके, शाम को 3 बजे आके बोल रहे कि घर वालों को पता चल गया, मैं आपके साथ नहीं रह पाऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है, घर वालों को एक ना एक दिन पता चलना ही है, तो आपने आगे में क्या सोचा है। बोल रहे कि मैं अपने मम्मी पापा को दुख देना नहीं चाहती हूँ, और आपको मैं छोड़ रही हूँ, आपका साथ नहीं निभा पाऊँगी। मुझे इतना हर्ट फील हुआ, और मैंने इतना रोया उस समय कि मैंने आपके लिए अपना ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, पूरा मैंने घर परिवार छोड़ दिया, मेरा घर परिवार नहीं मान रहे, पूरा इज्जत चला गया मेरा घर परिवार का। तभी आप आज मुझे रास्ते में ला के बोले आप, तुम्हारा यही रास्ता है, तुम इसी रास्ते से गुजरो। ऐसे कैसे, मतलब क्या इंसानियत नहीं है आपके दिल में। तो बोला मुझे कुछ नहीं पता, अपना आगे देख लो। तो मैंने बोला ठीक है, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप मेरा पैसा दे दीजिए, जो आपको पैसा दिया था वो पैसा मुझे वापस कर दीजिए। कहीं ना कहीं मैं आगे का ज़िंदगी तो कुछ ना कुछ करके तो गुजारूंगी। मेरा उस समय 3 महीना हुआ था, 2 महीना हुआ था ऑपरेशन कराए थे, तो मेरा तभी भी अच्छे से ठीक नहीं हुआ था। तो उन्होंने ऐसे बोला, तो उन्होंने बोला क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, क्या कर लोगे तुम, मेरा कुछ नहीं कर पाए। मैंने बोला इसके खिलाफ मैं मुकदमा कर दूंगी, आप पैसा नहीं देंगे तो। और मेरा प्यार का सारा बुखार अब उतर चुका है। जी बिल्कुल, एकदम। तो उनका हवस मिट गया है उस समय, पैसा भी नहीं चाहिए, मेरा शरीर भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, प्यार खत्म उस समय। घर वालों को पता चल गया, तो उन्होंने ऐसा बोला। तो मुकदमा दर्ज करने के लिए जब मैंने बोला है, उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा कौन सुनेगी, तुम तो एक ट्रांस वुमन हो, किन्नर हो, ये वो चक्का वक्का बहुत कुछ बोला, बहुत गाली, माँ बहन का गाली दे दिया। तो मैंने बोला किसके लिए बन गई हो, आज आपके लिए बन गई हो, आज ही आप मुझे ये टेक दिला रहे कि हाँ मैं एक ट्रांस हूँ, एक किन्नर हूँ। आप ही तो कहलाते थे मैं एक लड़की के जैसा दिखती हूँ और लड़की के जैसा बनाना है आपको। तो बोला कुछ भी कह लो, अभी मैं तेरा साथ निभा नहीं सकती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मुझे मारने का धमकी भी दिया था, फिर मैंने मुकदमा कर दिया। कहाँ पे गए? कोतवाली पे मैंने जी एप्लीकेशन डाल दिया। तो वहाँ पे मुझे कोई सुनवाई नहीं हुई, मेरा सुना भी नहीं, मुझे डरा धमका के मुझे वहाँ से भगा दिया है। और उसके घर परिवार को जब पता चल गया, पूरी बात लड़का ने बता दिया है जाके घर पे। और लड़का उस समय मुझे फ़ोन पे रखा था, और शायद उन गलती से फ़ोन करना भूल गए। उसका चाचा और एक इंसान, वो लड़का, तीनों मिल के आपस में मतलब मुझे मारने के लिए साजिश बना रहे, गोली मार देगी मुझे यहाँ पे रहने नहीं देगी, गोली मारा देगी। तो मैंने ये रिकॉर्डिंग मेरे पास है, अभी भी एविडेंस मेरे पास पड़ा हुआ है। जब मैंने कोतवाली पे एप्लीकेशन डाला, कोई सुनवाई नहीं। उसका पापा थाने पे आके मुझे बहुत गाली दिया, बहुत घिनौना शब्द से मुझे निंदारा गया है, और बहुत कुछ बोला है, मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ। और कोतवाली साहब जो मतलब थाना का जो सार है, कुछ नहीं बोल रहे हैं मेरे अगेंस्ट, मतलब है ही नहीं, उन लोगों के खिलाफ ही बोल रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे भी बोला कि ठीक है, आप लोग अगर कोई मतलब सुनवाई नहीं करेंगे तो इसके खिलाफ मैं न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। और हाल ही में मैं न्यायालय में मदद ले रही हूँ, और न्यायालय से मेरा FIR भी हो गया 156(3) में। जी, अभी 1.5 महीना हो गया, कई तरह का उनके ऊपर धारा भी लग गया, लड़का नहीं पकड़ रहे हैं, 1.5 महीना हो गया है। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन मुझे यहाँ से हिलने नहीं दे रहा है, उत्तर प्रदेश से, UP से, बलिया से बोल रहे तुम नहीं जा पाओगे जब तक केस ख़त्म नहीं होगा। मैंने क्राइम थोड़ी किया है, मुजरिम मैं थोड़ी हूँ। आप कहीं जाना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मेरे फाइनेंस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और मुझे जाना है कुछ कमाने के लिए। मैं अभी जब तो से आपको रोक कौन रहा है? पुलिस प्रशासन जाने नहीं दे रहा है। क्यों? पता नहीं, उनको मैंने बोला मैंने थोड़ी कुछ गलत किया है। केस तो आपने दर्ज कराया है,
जब सुनवाई होनी है कोर्ट में, जब पेशी होगी, जब वहाँ पे जाना होगा, डेट पड़ेगी, तारीख मिलेगी, तो आपको वहाँ पे रहना है। आपके वकील साहब केस देखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपको रहना है जी, आप छोड़ के नहीं जा सकते। आपने कोई क्राइम कर दिया, एरिया छोड़ के नहीं जा सकते, पासपोर्ट जमा करो, देश के बाहर नहीं जा सकते। यही तो मैं पूछ रही हूँ उन लोगों को। बोला ये तुम छोड़ नहीं पाओगी, ये देश छोड़ नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं तुमको यहीं पे रहना है। और जहाँ तक ये लड़का इतना गलत करके भी वो सरेआम घूम रही है और मुझे कैद करके रखा है। आपने कोशिश नहीं किया कि जो बलिया के पुलिस कप्तान हैं उन तक अपनी बात को पहुंचाएं, या फिर जो इस मंडल के जो डीआईजी हैं वहां तक जाकर के अपनी बात को रखें? देखिए, मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि एसपी साहब को एक नोटिस डाल दो, या डीएम साहब को एक बार बोल के देखो, अपना जो तकलीफ़ें है, जो नहीं कर रहा है पुलिस प्रशासन, एक बार बोल के देखो। मैंने ये हर एक इंसान से ओपिनियन लिया है और सब लोगों ने सबसे ज़्यादा यही बोला कि न्यायालय से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर न्यायालय से तुम्हारा काम हो रहा है तो न्यायालय में तुम जाके मदद लो। और हाल ही में मैं न्यायालय से मदद ले रही हूँ। और देखिए, कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारे धमकियाँ भी आ रही है मारने के लिए। वो लोग पैसा ऑफर करे कि पैसा लेके तुम अपना केस को रफा दफा कर दो, तुम भी अपना ज़िंदगी जियो और हमें भी जीने दो। बारबी चाहती क्या है? मैं यही चाहती कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और मैं उसके साथ लड़ाई करूंगी, जितना दिन हो उतना दिन। अगर वो फिर से माफ़ी मांग के वापस आ जाता है कि नहीं, हम फिर प्यार में रहेंगे, शादी कर लेंगे और जैसी सारी चीज़ें पहले थी वैसी हो जाएंगी, फिर क्या करेंगी? देखिए, समय की बात है, अभी मैं उस समय में बोल पाऊँगी। लेकिन अब जहाँ तक मैं मन को बना के रखी हूँ, जहाँ सही समय था वही उसने साथ नहीं दिया, मेरा साथ छोड़ दिया। अगर आज वो तकलीफ़ में आके या दबाव में पड़ के अगर मुझे अपनाने के लिए बोलेंगे, या पुलिस प्रशासन हो या न्यायालय हो, या डाइटर लगे कि आगे जाके मेरे साथ कुछ भी गलत होगा ऐसा वैसा, तो पुलिस प्रशासन या न्यायालय ये उन लोगों को अगर दाबी ठहराएगी तो मैं ज़रूर चले जाऊँगी वो लोग के साथ रहने के लिए। बारबी को लगता है कि बारबी ने अपना जेंडर चेंज करा के गलती कर दिया। बारबी को लगता है कि एक लड़की के, अनजाने लड़के के प्यार में पड़ के उससे शारीरिक संबंध बना के अपना सब कुछ गवा के घर वालों से दूर होकर के बारबी ने गलती कर दी। जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा गलती यही हुआ कि मैं उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा कर लिया था, अपने से भी ज़्यादा। अपने माँ बाप जो मुझे पल पर पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, उन लोगों के बारे में नहीं सोचा। कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप का ही जो आंसू टपक रहे थे, उन्हीं का आज सज़ा मैं भुगत रही हूँ। कहीं ना कहीं दर ठोकर खा रही हूँ। तो यही बात है कि मैं सबसे ज़्यादा गलती यही किया, मैं किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा किया, अपने से भी। आपको कहीं एहसास होता है बारबी के ऊपर वाले से लेकर नीचे वालों तक ने सबने आपके साथ नाइंसाफ़ी किया? जी बिल्कुल। नहीं तो कहते हैं ना कि इतना खूबसूरत चेहरा होने के बाद अगर इतनी सारी दुश्वारियां, इतनी सारी चीज़ें हैं, और जो लोग प्यार का दम भरते हैं कि नहीं, प्यार के आगे तो सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं, रंग रूप का कोई मैटर नहीं करता है ना, कद काठी कोई मैटर नहीं करती, वहाँ पर इतनी खूबसूरत लड़की इस तरह से अगर कोई उसे इग्नोर करे और इस तरह की सारी चीज़ें करने के बाद कहे कि अब हम रिलेशन में नहीं रह सकते, हमारे घर वाले नहीं चाहते, मैं उनको दुख नहीं दूं, तो इस पे आपका क्या सोचना, क्या कहना? देखिए, हाल ही में मैं जहाँ तक जानती हूँ, ट्रांस वुमन और एक किन्नर जो समाज होते हैं या LGBT कम्युनिटी के जो मेंबर लोग होते हैं, उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा यही घटना होते हैं। सब लोगों को पता है कि हाँ, किन्नर लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमाते हैं। अभी देखिए, हम समाज में रहना चाह रहे हैं लेकिन समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करे। क्यों? अगर आप ही के घर में कुछ हो रहा है तो हम लोग के पास आके अगर दुआ मांगने के लिए आप आते हैं, हम हाथ उठा के दुआ करते हैं आपके लिए कि आपका भलाई हो जाए, हमारे दुआ से आपका दुख टल जाए और आपके घर में खुशी आ जाए। कहीं ना कहीं आज किन्नर के साथ, एक ट्रांस वुमन के साथ इतना गलत हो रहा है, तो दुनिया वाले क्यों नहीं साथ दे रहे? क्यों समाज वाले आगे आके एक किन्नर का साथ नहीं दे पा रहे? आपको लगता है न्याय होगा? जहाँ तक मुझे उम्मीद है, हाँ, मुझे न्याय मिलेगी। और बाकी देखते हैं न्यायालय और पुलिस प्रशासन क्या करते हैं। तो देखिए भैया, एक लड़की ही कहेंगे क्योंकि अब ये बारबी खान हो चुकी हैं और ये आसाम से आती हैं, बलिया के रसड़ा में, और यहाँ पे अपना नृत्य कला वगैरह का जो यहाँ पे बैंड है उसमें काम करती हैं। वहाँ पे एक लड़के से इनकी मुलाकात होती है और फिर दोनों में नज़दीकियाँ होती हैं, नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं। दोनों मिलकर फ़ैसला लेते हैं कि ये अपना जेंडर चेंज करवा के कम्प्लीटली एक महिला बन जाएंगी और उसके बाद दोनों मिलकर के शादी कर लेंगे। लेकिन जब ये अपना जेंडर चेंज करा लेती हैं, 2 लाख रुपए लगते हैं, ऑपरेशन होता है दिल्ली में। उसके बाद जब ये आती हैं तो उसके कुछ ही महीने बाद ये खबर लड़का देता है इनको कि अब हम साथ नहीं रह सकते, अब हम एक नहीं रह सकते। तब से लेकर अब तक बारबी के जीवन में बहुत सारी दुश्वारियां आई हैं। बारबी का ये आरोप है कि लोग इनकी हत्या तक की साजिश कर रहे हैं और इन्होंने यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन से मदद मांगी, जो उस तरह से इनको मदद नहीं मिली, तो इन्होंने कोर्ट में जा कर के न्याय की गुहार लगाई है। मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन मुकदमा दर्ज होकर भी 1.5 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप क्या सोचते हैं, बारबी को कैसे इंसाफ मिलेगा? हमें कमेंट
कमेंट करके ज़रूर बताएं। और स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है इस मामले को संज्ञान लेते हुए इस मामले को जल्द से जल्द निपटाए, क्योंकि आसाम की रहने वाली हैं बारबी और इस घटना की वजह से अब इनके घर वालों ने भी इनसे संबंध तोड़ लिया है।